लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। साहब नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अभी भी मुंबई में हूं, क्योंकि काम है। अभी मुझे लगता है 2-4 दिन और शायद रहना पड़ेगा। हूं मैं मुंबई में, लेकिन दिल्ली से करीब 150 या 160 किलोमीटर दूर एक हाथरस जगह है। काका हाथरसी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर हास्य कवि थे। उनके एक गांव से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। एक बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ, निर्भया की याद आ गई। कई बार सोचता हूं कि शायद कुछ ऐसे केसेस हों जो मेरे लिए आखिरी हो और दोबारा इस तरह की कोई क्राइम या इंसिडेंट वो मुझे कवर ना करना पड़े, देखना ना पड़े, उसके बारे में बातें ना करनी पड़े। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। पता नहीं हमारी समाज की क्या मानसिकता है। मतलब एक तरफ इस देश में हम औरतों को देवियों का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं जो दिल को झकझोर के रखते हैं। देश में इस वक्त करीब 3 करोड़ 27 लाख केस पेंडिंग। इनमें से अकेले लगभग 2 करोड़ 17 लाख केस औरतों के साथ होने वाले जुल्म, रेप, शोषण, घरेलू हिंसा, उससे जुड़े हुए मामले। तो करीब 3 करोड़ 30 लाख मामले देश भर में पेंडिंग और 2 करोड़ से ज्यादा औरतों के साथ होने वाले जुर्मों से संबंधित क्राइम। ये बताता है हमें कि इस देश में हम लोग औरतों के साथ होने वाले जुल्म को किस तरीके से लेते हैं। अभी बीच में बात हो रही थी सुशांत केस की। सुशांत के घर वालों के वकील नाराज हो रहे थे कि इतना टाइम हो गया, सीबीआई को महीना भर हो गया, अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आया। अब जरा अंदाजा लगाइए, 10, 20, 25 साल तक ऐसे केसेस जो पेंडिंग हो, उनके परिवार का फिर क्या कहना, उनकी फिर क्या सोच होगी, उनकी कैसी शिकायत होगी। सुशांत का केस तो चलिए मीडिया में है, लगातार 3 महीने से यही चल रहा है। बाकी सारे मुद्दे, चाहे वो कोरोना हो, बेरोजगारी हो, बाढ़ हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, ये सब हाशिए पे है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के लिए शायद बस सुशांत है, रिया है, ड्रग्स है, दीपिका है। लेकिन बीच में फिर ऐसी खबरें अचानक से अपनी एक जगह पकड़ती हैं, कोने में टीवी के किसी पर्दे पे दिखाई देती हैं और फिर धीरे धीरे जब वो मुद्दा बनता है तो बाकी चैनल पे भी दिखाई देने लगता है। मैं अपने आप को भी इसमें पाक साफ नहीं बताऊंगा। हम सब भी इसी पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसी कई खबरें होती हैं जो दिखानी चाहिए, जिस पे आवाज उठानी चाहिए, पर शायद उस वक्त कोई और खबर उस पर हावी होता है, जिसका मुझे लगता है कि समाज या देश के तमाम लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है और ये होता है और ये सच है। तो दिल्ली से करीब 150-160 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस में एक बुलाड़ी गांव, उस गांव में रहने वाली एक 19 साल की लड़की 14 सितंबर की सुबह अपनी मां के साथ खेत पर जाती है। जब वो खेत पर थी तभी पहले एक लड़का आता है, फिर उसके पीछे 3 थे। मां थोड़ी दूरी पर थी, बेटी दूसरी तरफ थी खेत में, और वो लड़का उस लड़की को घसीटता है, उसका मुंह बंद कर देता है और फिर उसी खेत के कोने में ले जाता है। 3 लड़के वहां और आते हैं, ये चारों दोस्त थे। इसके बाद बहुत ही बेदर्दी के साथ उस लड़की के साथ वो लोग जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती ही नहीं करते, बल्कि शायद एक नया ट्रेंड चल गया है कि अगर रेप करो, बलात्कार करो, तो सामने वाले को बहुत ज्यादा दर्द दो, उनको चोट पहुंचाओ। ये सारी चीजें निर्भया के बाद देखने को मिली है। मालूम नहीं है कैसी हैवानियत वाली चलन आई है, लेकिन ये सच है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि उन्हें पता है कि अभी निर्भया के गुनहगारों को फांसी के लिए जिस तरह आवाज उठी, या फिर हैदराबाद में जिस डॉक्टर को लेकर जो इनकाउंटर हुआ उसके रेपिस्ट को, तो क्रिमिनल के दिमाग में या रेपिस्ट के दिमाग में कहीं ना कहीं अब ये चलता है कि अगर जिंदा छोड़ दिया और उसने नाम ले लिया तो बहुत मुमकिन है कि फांसी की भी सजा हो। तो उसका असर ये है
कि अब ऐसे रेपिस्ट, ऐसे बलात्कारी अपने विक्टिम को न सिर्फ दरिंदगी करते हैं उनके साथ, बल्कि ऐसे ऐसे जख्म देते हैं कि वो जिंदा ही न बचे। यही हाथरस की इस बच्ची के साथ हुआ। 4 लड़कों ने बड़ी बेदर्दी से उसे नोचा खसोटा, एक तरह से गैंग रेप किया और इसके बाद उसे बुरी तरह मारा, उसके सर पे वार किए, उसके पैरों को कुचला, रीढ़ की हड्डी तोड़ी और फिर लगभग उसको ये मान कर कि अब मर चुकी है, मुर्दा है, वो चारों वहां से चले गए। लेकिन वो लड़की मरी नहीं थी, जिंदा थी। किसी तरह उसकी मां जब देखी कि बेटी है नहीं आसपास, तलाशते हुए खेत में दूसरी तरफ पहुंची और अपनी बेटी को इस हाल में देखा। उसके बाद उसने शोर मचाया। आनन फानन में उस बच्ची को वहां पहले हॉस्पिटल लोकल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर भी घबरा उठे। कहा गया इसे बड़े अस्पताल में ले जाना है। फिर उसे अलीगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया जो करीब है। वहां ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन बच्ची की हालत ठीक नहीं हुई। जख्म जिस्म पे हर जगह थे, पैर लगभग बेकार थे, पसली की हड्डी टूट चुकी थी। एक खबर यह आई कि उसकी जुबान भी काट दी थी, लेकिन फिर डॉक्टरों ने शायद ये कहा कि जब उसे मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था, उसका मुंह दबाया जा रहा था, तो दांतों तले उसकी जुबान आ गई और वो जुबान कट गई। अब सच क्या है, अभी फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आएगी फाइनली उससे पता चलेगा। लेकिन यह है कि हाँ, जुबान कटी। अब ये उन लोगों ने काटा ताकि वो अपनी जुबान से उनका नाम ना ले सके, या उस गुत्थम गुत्थी में दांतों तले जुबान आने से कटा, ये अभी पता नहीं। तो बोल भी नहीं पाई। इस हादसे से वो इतनी सहम गई कि और दर्द इतने थे कि वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर उसका भाई भागा भागा पुलिस स्टेशन गया। उसने बताया, मां ने बताया, बयान दिया। पुलिस ने, हाथरस पुलिस ने छेड़खानी का एक मामला दर्ज किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया और एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उधर लड़की हॉस्पिटल में, 9 दिन बीत गए, उसे होश नहीं आया। 9वें दिन उसे होश आया। होश आते ही पुलिस वहां पहुंची, उसका बयान लिया। लड़की ने बयान दिया, कुछ इशारों में, कुछ जितना बोल सकती थी, क्योंकि जुबान भी बोलने लायक नहीं थी। जब डॉक्टरों से पुलिस को पता चला कि उस बच्ची की हालत क्या है, और इस दौरान में जो लोकल मीडिया है, मुझे लगता है कई बार ऐसी खबरें छोटी छोटी जो होती हैं, इसमें बहुत क्रेडिट जाता है लोकल मीडिया को, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं लेकिन बड़ा काम करते हैं। उन्होंने इस खबर को उठाया, क्योंकि नेशनल मीडिया शायद इससे इतना इंटरेस्ट नहीं था। आमतौर पर जब कोई मुद्दा बन जाता है तभी उस खबर को छुआ जाता है। शुरुआत में कोई कहता है हटाओ, क्या बात है, आदत सी हो गई। अब तो रेप ही तो है, होता तो रहता है। शायद यही सोच है हम सबकी। लेकिन फिर उस लड़की की कहानी जब आई और लगा कि ये निर्भया जैसी कहानी है, वो दिल्ली की निर्भया थी, ये हाथरस की निर्भया है, तो लोकल मीडिया के जरिए खबर दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के बड़े अखबारों, चैनल तक पहुंची। तब भी फिर कुछ नहीं हुआ। 9 दिन के बाद लेकिन लोकल मीडिया के दबाव में आकर पुलिस ने पहली बार रेप का मुकदमा दर्ज किया। 9 दिन के बाद। यह हमारे देश में हो सकता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पहले 1 को उठाया, फिर 2 को उठाया, 3 उठे, एक भागा हुआ था, फिर 4 लड़के को उठाया और वो चारों के नाम थे जो दिए गए थे। लेकिन लड़की की हालत ठीक नहीं हो रही थी। आखिर में अलीगढ़ के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी हाथ पैर जोड़ लिए और फिर यह हुआ कि उसे दिल्ली भेजा जाए। उस लड़की को दिल्ली लाया गया 2-3 दिन पहले ही। सफदरजंग अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। हालत बेहद गंभीर थी। दिल्ली में भी जब ये लड़की पहुंची तो बहुत सारे लोगों को पता चला। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी होता है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी वहां पहुंच गई। इलाज चल रहा था लड़की के, फिर बयान लिए गए। अब ये भी एक अजीब गैर इंसानी हरकत कहे या क्या कहें कि एक लड़की जो वेंटिलेटर पर है तब भी उसके बयान लिए जा रहे हैं, जिसकी जुबान जख्मी, जिसकी पसली की हड्डी टूटी हुई, पैर उसके जख्मी है, फिर भी उसके बयान लिए जा रहे हैं उस हालत में और वेंटिलेटर पर। सिर्फ इतना सोचिए कि वेंटिलेटर पर एक किसी का बयान लिया जाए, उसके मायने क्या होते हैं।
कानूनी कार्रवाई जारी थी, लेकिन शायद दिखाने के लिए, क्योंकि 9 दिन बाद तो मामला ही दर्ज हुआ। लेकिन इन तमाम जख्मों को वो शायद सह न सकी और मंगलवार यानी कि कल ट्यूसडे को उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर वेंटिलेटर से उठकर बाहर आती है, धीरे धीरे नेताओं के कानों तक पहुंचती है, मीडिया के माइक तक जाती है और फिर सफदरजंग अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा हो जाता है। जैसे निर्भया में हुआ, जैसे हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी में हुआ, या अमूमन जैसे इस तरह के हादसों के बाद होता है हमारे। हम जागते हैं, आवाज उठाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती बुझने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। फिर अगले हादसे का इंतजार करते हैं, अगली जगह का इंतजार करते हैं। तो वही इस केस में था। तो तमाम नेता, तमाम लोग पहुंचे, वहां हंगामा शुरू हुआ, धरना शुरू हुआ, पुलिस के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई। फैमिली वाले भी धरने पे बैठ गए इंसाफ की मांग को लेकर। शिकायतें थी उनकी कि वक्त पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, वक्त पे सही इलाज नहीं मिला, शायद उनकी बच्ची बच सकती थी। पुलिस भी परेशान, क्योंकि इस तरीके से अब धरने पे बैठना फिर मतलब यह है कि मीडिया की भी नजरें, चैनल पे खबरें चलनी। पता नहीं किसका हुक्म था। पुलिस की टीम पहुंचती है, आनन फानन में धरने को हटाया जाता है। उस लड़की के माँ बाप और भाई को जबरदस्ती वहां से उठाया जाता है और रात को ही आनन फानन में उस बच्ची की लाश एम्बुलेंस में लेकर हाथरस पुलिस अपनी निगरानी में और उनके घर वालों को एक गाड़ी में बिठाकर हाथरस के लिए निकल पड़ते हैं, जबरन। पर यहां तक भी ठीक है, इसके आगे जो होता है वो और भी गैर इंसानी है। हाथरस पहुंचने के बाद देर रात कभी करीब 2 बजे का वक्त था। पुलिस की टीम वहां, गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी। गांव के लोग पहले से ही गुस्से में थे। 14 सितंबर के बाद से जब जब उस बच्ची की हालत की खबर गांव तक पहुंचती, गांव वाले और गुस्सा होते। तो इस बच्ची की मौत की खबर चैनल के जरिए गांव तक पहुंच गई थी। गांव के लोग जबरदस्त गुस्से में थे। रात को पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस पहुंचती है, वो पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। इस दौरान में घर वाले कहते हैं कि वो अपनी बच्ची को आखिरी बार अपने घर में रखना चाहते हैं, उसकी लाश को कुछ देर के लिए, और सुबह वो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार सूरज डूबने के बाद नहीं करते। लेकिन पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी पल्ला झाड़ते हुए, क्योंकि उसे मालूम था कि सुबह होगा, सूरज निकलेगा, जो सो रहे हैं वो भी जागेंगे, भीड़ हाथरस के इस गांव की तरफ आएगी और फिर ये एक मुद्दा बनेगा और शायद लखनऊ सरकार के कानों तक ये आवाज जाएगी। सरकार के लिए ये खबर अच्छी नहीं होगी। दिल्ली में भी सरकार तक ये बात जाएगी तो शायद सरकार ये कहे कि हमारे पास और भी मुद्दे हैं, इसमें कहां उलझा रहे हो। तो इस डांट डपट और ऑड सिचुएशन से बचने के लिए पुलिस ने फैसला किया कि रात को ही अंतिम संस्कार कर देंगे। घर वाले मना करते रहे। मां जाकर पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गई अपने गांव में कि वो इस वक्त अपनी बच्ची की लाश को ले जाने नहीं देंगे, ना अंतिम संस्कार करने देंगे। वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची की लाश, उनकी बेटी की लाश एक बार घर में आए और उसके बाद वो सुबह करे। लेकिन पुलिस सुबह तक का इंतजार करना नहीं चाहती थी। जबरन घर वालों को उनके घर में बंद कर दिया गया। पुलिस लाश लेकर गई। 2:30 बजे के आसपास रात को उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पूरी पुलिस की निगरानी में, चौकसी में। घर वाले रोते रहे, मन्नतें करते रहे, लेकिन पुलिस को अपना दामन छुड़ाना था और उसने वही किया। परिवार सुबह से गुस्से में है। शिकायत पुलिस से है कि वक्त रहते अगर उसने कार्रवाई की होती तो शायद उनके घर में ऐसा हादसा ना होता। उनकी इकलौती बेटी इस तरीके से नहीं जाती, जो पढ़ने लिखने में भी तेज थी, माँ बाप की लाडली थी। हर बेटी लाडली होती है। अब कहानी यहां से यह है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। उसने पूरे 14 दिन तक जख्म झेला, 9 दिन तक बेहोश रही और 4वें दिन उसने दम तोड़ दिया। उसको सुबह का सूरज भी मयस्सर नहीं हुआ अंतिम संस्कार के लिए, रात के अंधेरे में, जबकि उसका कोई जुर्म नहीं था उसका, जो इस तरीके से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। रात के अंधेरे में उन लोगों को अपना मुंह छुपाना चाहिए जिन्होंने ये दरिंदगी की थी। लेकिन यहां उल्टा पुलिस और प्रशासन ने उस बच्ची के साथ वो किया जो ऑलरेडी पहले ही दरिंदगी का शिकार थी।
उसे पूरे हक से, पूरे इज्जत के साथ दिन के उजाले में अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ हमारी पुलिस की वजह से। माँ बाप गुस्से में है, मामला राजनीति का रंग भी ले चुका है। लोग भी अब फिर उसी तरीके से आवाज उठा रहे हैं जैसा अक्सर हम लोग ऐसे हादसे के बाद देखते हैं। अब नेताओं का पहुंचने का दौर शुरू हो गया जैसा अक्सर होता है। तो जिस पार्टी की सरकार, उस पार्टी के लोग भी घर पहुंच रहे हैं, वहां के लोकल एमएलए पहुंच रहे हैं, एमपी पहुंच रहे हैं, और माँ बाप गुस्से में है कि जब हमें जरूरत थी तब आप लोगों ने मदद नहीं की, अब हमदर्दी दिखाने के लिए आ रहे हैं। शायद एक आध दिन के बाद हम लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे भी कल से लेके इस विरोध गुस्से में सब कुछ जारी थी चीजें, लेकिन आज एक और बड़ा फैसला आना था। बाबरी मस्जिद को ढाए जाने का फैसला 28 साल बाद, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती, साक्षी महाराज, विनय कटियार। तो सुबह तक तो ठीक था, जैसे ही कोर्ट की तरफ कैमरे का रुख हुआ सारे चैनल का, 10 बजे के बाद हाथरस की तरफ से सबने आंखें फेर ली और वो खबर डूब गई। वो गुस्सा, वो गम, वो हैवानियत, उन सब ने हाशिए पे अपनी जगह ले ली। और जो दूसरी खबर जिसमें सभी को बरी कर दिया गया बाद में, वो अब चैनल पे सुर्खियां थी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम सब अब मान कर चलते हैं कि एक इंसिडेंट है, एक इवेंट है, एक क्राइम हुआ है या एक हादसा हुआ है, ठीक है, एक आध 2 दिन 4 दिन चलो इसमें शामिल होते हैं, इस पर गुस्सा जताते हैं, पोस्ट लिखते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, परिवार के साथ खड़े होने का सारी चीजें दिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी, फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर किसी और हादसे का इंतजार करते हैं। यही निर्भया के साथ हुआ, यही हैदराबाद केस में हुआ, यही उन्नाव की उस बच्ची के साथ हुआ, अब यही हाथरस में हुआ है। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक मैं मेल का जिक्र जरूर करूंगा। आज क्राइम तक फैमिली में ही लिखा, उन्होंने लिखा था, और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं उनको। मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाई कि कब तक यही सारी चीजें करते रहेंगे। ये जो हाथरस में हुआ, कभी ये सब भी दिखा के अपना फर्ज निभाए। तो थैंक यू वेरी मच ये लिखने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है जब वक्त वक्त पे आप लोग जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और ये बताते हैं कि जर्नलिज्म होता क्या है। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाशे से दूर रहूं, तमाशा ना करूं, तमाशा आप तक ना पहुंचाऊं, तमाशे की कहानियां ना सुनाऊं, लेकिन मैं भी इंसान हूं और मजबूर भी हूं। आप ही में से आधे लोगों के मेल पढ़ता हूं कि यही सुनना, और आधे कहते हैं कि नहीं कुछ और करना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। लेकिन हाँ, ऐसी खबरें फिर झकझोर देती हैं और लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। कल पूरे दिन मैं सोनी के क्राइम पेट्रोल के एंकर शूट कर रहा था, और बदकिस्मती कहिए या इत्तेफाक कहिए कि उसमें ही रेप के सारे एपिसोड थे जो एंकर लिंक थे, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं झकझोरने पे मजबूर कर रही थी। और ये आज आपको यही कहानी मुझे रेप से जुड़ी हुई सुनानी पड़ रही है। पता नहीं ऐसा कब तक होगा, लेकिन जिस देश में 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, रेप, यौन शोषण के मामले के केसेस पेंडिंग हो, अकेले ये जो हाथरस जिस राज्य में आता है, यूपी में, यहां सिर्फ और सिर्फ रेप और पॉस्को एक्ट के तहत जो केसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ रेप और पॉस्को की बात कर रहा हूं, 36,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है सालों से। 36,000 रेप एंड पॉस्को एक्ट के तहत। पॉस्को एक्ट के तहत बच्चियों के साथ जो शोषण होता है, यौन शोषण होता है, और रेप, बलात्कार। तो अगर सालों से 36,000 रेप के ही मामले पेंडिंग हो, तो फिर अंदाजा लगाइए कि रेपिस्ट का हौसला कितना बुलंद होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रेप करने के बाद भी क्या होना है। आराम से केस लड़ेंगे, सालों लड़ेंगे, बाद में सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बाहर भी आ जाएंगे, आते भी हैं। लेकिन ये कब तक? और ये लिख के रख लीजिए कि हाथरस, ये आप भी जानते हैं, आखिरी केस नहीं है।
क्योंकि निर्भया भी आखिरी केस नहीं था, डॉक्टर रेड्डी का भी आखिरी केस नहीं था। ये केस होता रहेगा, लेकिन फिर वही सवाल है, कब तक और कब तक हम इस तरीके से ऐसी बातें करते रहेंगे। तो आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। आज की कहानी मैं नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा हादसा है जो शायद हम लोगों के जहन से जल्दी ना निकले। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू।